Hello everyone and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathod, author of chempundit.com, which is, you already know, which is a free platform where all the study resources, study material of chemistry and science is available absolutely free of cost without any charges. You students need not pay any charges for anything. Also, all the video lessons, they are available on the YouTube channel on which you are watching me right now. चलिए आज हम पढ़ते हैं केटानिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ठीक है, एज यू ऑलरेडी नो, एडिशन पॉलीमराइजेशन के दो मैकेनिज्म हो सकते हैं, फ्री रेडिकल एंड आयोनिक। आयोनिक मैकेनिज्म फिर दो तरह का हो सकता है, कैटायनिक एंड एनायोनिक। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैटायनिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। So as the name already suggests कि यहाँ पर जो पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म है, जो पॉलीमराइजेशन का पूरा प्रोसेस है, ये एक कैटायन के थ्रू होता है। ठीक है, जब मैं कहती हूँ कि के थ्रू होता है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो एक्टिव स्पीशीज है, जो पूरे प्रोसेस को इनिशिएट करेगी, ठीक है ना, वो एक्टिव स्पीशीज जो है वो एक कैटायन होगा, कार्बोकैटायन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। कैटायनिक मैकेनिज्म हमेशा ऐसे मोनोमर्स इस पॉलीमराइजेशन में जाते हैं जिनके पास मोनोमर्स विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीजन क्या है? कैटायन एक कौन सी स्पीशी है? कैटायन एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसीलिए ऐसे मोनोमर्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप होंगे वो ही इस मैकेनिज्म में जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग ग्रुप जो है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और ये आसानी से जो कैटायन है वो इसके साथ रिएक्ट कर पाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल रिलीज इलेक्ट्रॉन and will stabilize. They will increase the electron density between the carbon-carbon double bond, है ना, and it will facilitate bonding of this molecule to the cationic species. Am I clear enough? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जिससे जो कैटायन है वो आसानी से इसके ऊपर अटैक कर पाएगा या इससे जुड़ पाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है कि ये जो मैकेनिज्म है ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में ही होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ पर मिनरल एसिड भी हो सकता है समटाइम्स, या फिर ज्यादा प्रेफरेबली यहाँ पर यूज होते हैं लुईस एसिड्स। लाइक सबसे कॉमन जो एसिड्स यूज होते हैं लुईस एसिड्स वो है AlCl3, SnCl4 एंड BF3। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, टिन टेट्राफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, इनमें से एल्यूमिनियम क्लोराइड को फिडलक्राफ्ट कैटालिस्ट भी कहते हैं, फिडलक्राफ्ट कैटालिस्ट। ठीक है, तो यहां पर मोनोमर चाहिए हमें जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है अल्काइल ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप या फिर फिनाइल ग्रुप। ठीक है, अल्कोक्सी यानी OCH3 OC2H5, OCH3 यानी मिथॉक्सी, OC2H5 यानी इथॉक्सी। ठीक है, तो ये वाले ग्रुप जो हैं वो मोनोमर के पास होने चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका पहला स्टेप हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज इनिशिएशन स्टेप।
अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो AlCl3 है या SnCl4 है, यानी जो लुईस एसिड्स है, वो अकेले ये रिएक्शन या ये मैकेनिज्म नहीं करा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कैटायन चाहिए और ये कैटायन हमें मिलेगा वाटर से। तो यहाँ पर साथ में हमें लेना पड़ेगा, या तो वाटर लिया जाता है यहाँ पे, जो कि एक प्रोटॉन डोनर का काम करेगा, या फिर यहाँ पे अल्कोहल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाटर है ये है इनिशिएटर। अगेन यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो इनिशिएटर है वो लुईस एसिड नहीं है, बल्कि वाटर इज द इनिशिएटर एंड लुईस एसिड इज द को इनिशिएटर। ठीक है, ये को इनिशिएटर है। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लुईस एसिड है वो कैटालिस्ट है और वाटर जो है वो को कैटालिस्ट है। ठीक है, आपको कई बुक्स में मिलेगा कि वाटर इज द को कैटालिस्ट एंड लुईस एसिड इज द कैटालिस्ट इन दिस रिएक्शन। नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले इनिशिएशन में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक कैटायन चाहिए। तो सबसे पहले जो है एक कैटायन जनरेट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ मैं आपको ले रही हूँ BF3 ले रही हूँ एज फिडेलक्राफ्ट कैटालिस्ट। फिडेलक्राफ्ट कैटालिस्ट सॉरी लुईस एसिड। यहाँ पर मैं BF3 ले रही हूँ। नाउ BF3 जो लुईस एसिड है या यहाँ पे कैटालिस्ट भी है, ये रिएक्शन करता है, ये एक्चुअली वाटर के साथ ट्रीट होता है और क्या करता है, ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो डोनेट कर देता है, प्रोटॉन जनरेट करता है। तो हमें दो इस तरह से एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, इस तरह से एक टेम्पररी एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स BF3OH नेगेटिव H पॉजिटिव ये हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो कैटायन इसने दिया है यही कैटायन है जो क्या करेगा, एक मोनोमर मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और जनरेट करेगा एक कार्बोकैटायन। कैसे वो हम देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं ले रही हूँ स्टाइरीन। तो कि स्टाइरीन इज अ विनाइल मोनोमर जो कि इसी मेथड से प्रेफरेबली पॉलीमराइज होता है। अब ये जो कैटायन है ये अटैक करेगा एक मोनोमर मॉलिक्यूल पर। इसका रिएक्शन हम देखते हैं। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, जो H पॉजिटिव है प्लस, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ स्टाइरीन का, CH2CH C6H5 ये है स्टाइरीन और ये एक विनाइल मोनोमर है ना। मैंने पहले क्लास में बताया है आप लोगों को कि दिस इज अ विनाइल मोनोमर और इसको स्टाइरीन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो प्रोटॉन है जो कैटायन है ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ठीक है, तो क्या करेगा, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक, जब ये अटैक करेगा तो क्यों अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे, देखिए इस तरह से HCH2। ठीक है, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर था यहाँ पे, दो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर बॉन्डिंग में यूज हो गया है। ठीक है, जब ऐसा हुआ है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और ये हमें मिल जाता है एक कार्बोकैटायन। क्या मिला हमें, कार्बोकैटायन। ठीक है, वंस मोर आई एम रिपीटिंग, जो प्रोटॉन जो कैटायन यहाँ पे जनरेट हुआ, कैटायन ने अटैक करा एक मोनोमर मॉलिक्यूल पर। ठीक है, जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन का पेयर है यहाँ पे, वो पूरा पेयर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, और इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा
एंड इस तरह से हमें एक कार्बोकैटायन मिलेगा। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कि ये वो एक्टिव स्पीशीज है जिस एक्टिव स्पीशीज के कारण पॉलीमर बनेगा, चेन का प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे प्रोपोगेशन। सेकेंड स्टेप इज प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में हम जानते हैं चेन लेंथ इंक्रीज होगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारे पास कार्बोकैटायन बना था HCH2 CH पॉजिटिव प्लस C6H5, ये रिएक्ट करेगा n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। ठीक है, मैं काम करती हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। ये एक और मोनोमर से रिएक्ट करेगा C6H5 स्टाइरीन। ठीक है, अब क्या होगा बताइए, अब क्योंकि अब ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो ये डबल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज होगा। ठीक है, और अब रिजल्टेंटली ये वाला जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसको हम फिर से लिखते हैं, देखिए HCH2 CH C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH C6H5, ये आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, फिर इसके साथ एक अगला मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, फिर से यही प्रोसेस होगी। आ रही है बात समझ में, फिर से यहाँ वाला जो लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ जुड़ जाएंगे और पूरी जो चेन लेंथ है उसका प्रोपोगेशन, यानी पूरी जो चेन लेंथ है जितना बड़ा पॉलीमर बनना है वो बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसे हम एक और तरह से लिख सकते हैं, लेट मी राइट दैट फॉर यू। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक एक मॉलिक्यूल ऐड करके बताया था। यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस n नंबर ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5, n नंबर ऑफ स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूं, देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगी, आप ध्यान से देखिए, H CH2 CH C6H5 प्लस CH2 सिंगल बॉन्ड C6H5। अब ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रही हूँ, यहां मैं लिखूंगी n-1। क्यों, क्योंकि इस n में से एक जो मोनोमर का मॉलिक्यूल है मैं उसे बाहर निकाल के लिखूंगी ताकि मैं आपको ये कैटायन यहाँ पर शो कर पाऊं। बात आई समझ में आप लोगों को, ये तो पहले से ही हमारे पास था। इसके बाद n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में से एक हमने जो मॉलिक्यूल है मोनोमर का उसको बाहर निकाल के दिखाया है। ठीक है, इसलिए इसको n-1 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो आफ्टर प्रोपोगेशन स्टेप आपको ये मिलेगा। प्लस एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया नहीं, इसके साथ साथ ये जो था ये वाला पोर्शन भी इसके साथ साथ ही रहेगा, इसके साथ साथ ही चलेगा। ऐसा क्यों बताइए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी वहीं पर है, ये भी सॉल्वेंट में है वहीं पर, ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। ये जो टेम्पररी एक बना है आपका कॉम्प्लेक्स, एक टेम्पररी अडक्ट, ठीक है, ये भी वहीं सॉल्वेंट में है, सोल्यूशन में है वहीं पर, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे साथ में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब हम लास्ट स्टेप देखते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट है टर्मिनेशन स्टेप।
टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, हम जानते हैं जो एक्टिव सेंटर होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि फर्दर पॉलीमराइजेशन ना हो और चेन टर्मिनेट हो जाए, पॉलीमराइजेशन रुक जाए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो हमने रफ किया ना आखिरी वाला, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ये जो मैं इस तरह बार बार लिख रही हूँ उसको आप CH3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो दिखाने के लिए लिखा था ताकि आपको समझ में आए हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, N-1 ऐसे लिखा था ना हमने, CH2 CH प्लस C6H5। ये हमारा फाइनल जो चेन था वो मिला था हमें प्रोपोगेशन स्टेप में। अब क्या होगा, यहाँ पर दो तरह से टर्मिनेशन होगा, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, दो तरह से टर्मिनेशन होगा। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये है कि ये अपना जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बगल वाला जो कार्बन है अपना एक हाइड्रोजन एटम इसको दे देगा, इसको डोनेट कर देगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि काउंटर आयन विल डोनेट वन कैटायन टू दिस कार्बन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये कार्बन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा और एज अ रिजल्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, पूरा लिखूं क्या, चलो पूरा लिख देती हूँ। CH3 CH C6H5 CH2 N-1, यहाँ पर आएगा CH डबल बॉन्ड CH C6H5। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जैसे ही इसने अपना हाइड्रोजन यहाँ पर दिया तो ये डबल बॉन्ड जो पहले टूट गया था या रीअरेंज हो गया था वो वापस यहाँ आ जाएगा। इस तरह से एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, ये अनसैचुरेटेड चेन बनेगी पॉलीमर की। अंडरस्टूड, क्लियर? तो ये तो हो गया एक तरीका टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन के दूसरे तरीके में क्या होगा, ये जो BF3OH है आपके पास, है ना, इसका ये जो OH है ये यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ लिखकर, मैं यहीं पर लिख रही हूँ, ध्यान से देखिए इसको। आई एम राइटिंग इट डाउन ओवर हियर ओनली, इसको ध्यान से देखिए एवरीबॉडी। ये CH2 था आपका, इसको CH2 लिखेंगे। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में। यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, OH। ठीक है, C6H5। ठीक, प्लस क्या बचा, BF3। क्लियर टू एवरीवन? क्या बचा यहाँ पर, BF3। क्लियर? तो इस तरह से एक टर्मिनेशन में एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बनेगा, अनसैचुरेटेड पॉलीमर बनेगा और दूसरे वाले में ये OH आ जाएगा यहाँ। तो इस तरह से दो तरह से टर्मिनेशन होता है कैटायनिक मैकेनिज्म में। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कैटायनिक मैकेनिज्म टेक्स प्लेस एट वेरी हाई रेट इवन एट लो टेम्परेचर्स। बहुत लो टेम्परेचर पर भी ये जो पॉलीमराइजेशन है बहुत ही हाई रेट पर होता है। और स्टाइरीन के अलावा एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं इसके अंदर, आइसोब्यूटाइलीन। आइसोब्यूटाइलीन भी इसी मेथड से पॉलीमराइज होता है, आइसोब्यूटाइलीन। तो कैटायनिक मैकेनिज्म के दो एग्जांपल हो सकते हैं, आइसोब्यूटाइलीन एंड स्टाइरीन। ठीक है, ध्यान रखिए जो इथीन हम पढ़ते हैं बार बार, पॉलीइथीन, पॉलीइथीन इस मेथड से पॉलीमराइज नहीं होता है, इसको एडिशन पॉलीमराइजेशन से ही करना पड़ता है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, इस मेथड से ये प्रॉपरली नहीं होता है पॉलीमराइज। ठीक,
तो दैट्स ऑल इन कैटायनिक मैकेनिज्म. सो लेट्स सी एनायनिक मैकेनिज्म. एनायनिक मैकेनिज्म में यू ऑल नो दैट एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो एक एनायन के फॉर्मेशन के थ्रू होता है. ठीक है, यानी यहाँ पर जो एक्टिव स्पीशीज है वो एक एनायन है. ठीक है, अब जो हमने अभी पढ़ा कैटायनिक मैकेनिज्म में, ठीक उसका उल्टा यहाँ पर होगा. क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि एनायन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है. क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, जबकि कैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था. यानी कैटायन के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है और एनायन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं. इसलिए मैंने कहा उल्टा होगा. इसीलिए यहाँ पर ऐसे मोनोमर्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, वो ही इस मैकेनिज्म में जाएंगे, वो इस मैकेनिज्म के थ्रू पॉलीमराइज करेंगे. ठीक है, कब करेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? लाइक साइनाइड, COOCH3 या C6H5. ठीक है, अब ये जो C6H5 है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी है. दोनों की तरह ये काम करता है. ठीक है, तो एक तो आपको चाहिए यहाँ पे मोनोमर्स विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये पॉलीमराइजेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम अमाइड, अल्कली मेटल्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज कैटालिस्ट. यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैटालिस्ट होता है. तो यहाँ पर अल्कली मेटल्स या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैटालिस्ट है. ठीक है, बेसिकली ये सारे ही कैटालिस्ट है. ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन कराएगा NaNH2 या KNH2 ये भी एक कैटालिस्ट ही है. ठीक, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बेसिस की प्रेजेंस में होता है एज कैटालिस्ट. कैटालिक मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग एसिड्स एज अ कैटालिस्ट बिहेव करते हैं और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस एज अ कैटालिस्ट बिहेव करते हैं. ठीक है, ये हमको पता ही है कि ये कैटालिस्ट एक सिंगल मोनोमर के साथ रिएक्ट करके एक कार्बेनाइन जनरेट करेंगे. क्या बनाएंगे? एक कार्बेनाइन, जो कि हमारा एक्टिव सेंटर है. इसी एक्टिव सेंटर पर फिर n मॉलिक्यूल्स जुड़ते जाएंगे. ठीक है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर जुड़ते जाएंगे और हमें फाइनल पॉलीमर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए यहां पर हम देख लेते हैं कि ये कैसे होगा. सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं. एक और बात जो वहां भी बताई थी मैंने कि क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. क्यों है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? क्योंकि ये जो एनायन जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यूज किया जाता है. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है? इसका काम ही है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करना. ठीक है, और कार्बन आयन को स्टेबलाइज करना. इसीलिए ये पॉलीमराइजेशन ऐसे ही मोनोमर्स के साथ फेवरेबली होता है, इन्हीं के साथ होता है. ठीक है, यही रीजन है. चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इनिशिएशन स्टेप. फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन. अब यहाँ पर KNH2 या फिर NaNH2, ठीक है, ये अटैक करेगा एक मोनोमर मॉलिक्यूल पे. तो इसका जो ये NH2 वाला पार्ट है, ये वाला इसका जो एनायन है, ये अटैक करेगा. मोनोमर हम कौन सा ले रहे हैं? एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है विनाइल साइनाइड. विनाइल साइनाइड, ठीक है, ये CN है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ठीक, अब क्या होगा?
इसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर ये जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है हमें। अब क्या हो जाएगा, NH2, अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH और नेगेटिव चार्ज हम यहां पर लगाएंगे, यहां हम लिखेंगे CN। इस तरह से हमें क्या मिल गया, ये क्या है, दिस इज अ कार्बेनायन, दिस इज अ कार्बेनायन। तो ये वो कार्बेनायन जनरेट हो गया जो हमारा एक्टिव सेंटर है। ठीक है, इसी एक्टिव सेंटर के कारण अब यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इससे जुड़ जाएंगे और हमें फाइनली हमारा पॉलीमर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला स्टेप देखते हैं। प्रोपोगेशन स्टेप में अभी हमें क्या मिला था, NH2 CH2 C CN नेगेटिव, ये हमें कार्बेनाइन मिला था, CH भी रहेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कार्बेनाइन फिर रिएक्ट करेगा एक और मोनोमर मॉलिक्यूल के साथ। सेम थिंग विल अगेन हैपन, दिस कार्बेनाइन विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, तो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के पास। तो अब ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, नेगेटिव चार्ज क्यों शिफ्ट हो रहा है, अगला हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए आई बात समझ में, एक और बड़ा कार्बेनाइन जनरेट हो गया, एक और बड़ा कार्बेनाइन बन गया है ना। इसके साथ पर फिर रिएक्ट करेगा एक और मॉलिक्यूल, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ध्यान है आप लोगों को, CN। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। इस तरह से एक एक मॉलिक्यूल जुड़ते जाएंगे, ओवरऑल हम कहेंगे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे और प्रोपोगेशन स्टेप में पूरी चेन की ग्रोथ होगी। ठीक है, ये तो हम जानते हैं प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, चेन ग्रोथ होती है, राइट। चलिए इसी को हम इस तरह से लिखेंगे, आपकी बुक में भी इस तरह से दिया हुआ है। कैसे लिखेंगे हम इसको, हम लिखेंगे इसको CH2 डबल बॉन्ड CH CN, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, पहले की ही तरह मैं लिखूंगी, क्या करूंगी मैं, यहां पर मैं इसको लिखूंगी n-1, ताकि मैं नेगेटिव चार्ज वाला जो आपको कार्बन आयन है वो दिखा पाऊं, ताकि हम ये दिखा पाए कि एक एंड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा है n-1। ठीक है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल हम फाइनल चेन जो है हमारी वो दिखा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद आफ्टर प्रोपोगेशन, आफ्टर फुल चेन ग्रोथ, जब पूरी चेन ग्रोथ हो जाएगी इसके बाद इसका टर्मिनेशन कराएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। कैटायनिक मैकेनिज्म में जो हमने देखा था टर्मिनेशन, वो स्पॉन्टेनियस टर्मिनेशन है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, अपने आप हो जाता है वो। लेकिन एनायनिक मैकेनिज्म की एक खासियत है कि यहाँ पर टर्मिनेशन अपने आप, यानी इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल। यहाँ पर टर्मिनेशन कराने के लिए कुछ इम्प्योरिटीज ऐड करनी होती हैं। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, ये एक बहुत मजेदार बात है कि अगर हम यहाँ इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पॉलीमराइजेशन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। यस, क्योंकि इस चेन में एक एक्टिव सेंटर है
तो ये कंटिन्यूसली पॉलीमराइजेशन करता ही रहेगा, ये रुकेगा नहीं। और इसीलिए इस पॉलीमराइजेशन को कहा जाता है लिविंग पॉलीमराइजेशन। क्या कहा जाता है? लिविंग पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहां पर हमें इम्प्योरिटीज ऐड करनी पड़ेंगी। तो एज एन इम्प्योरिटी यहां पर हम अमोनिया ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। जो हमें फाइनल मॉलिक्यूल मिला था, सबसे पहले हम वो लिखेंगे CN CH2 CH CN CH2 CH CN। ठीक है, ये फाइनल हमें मिला था। इसमें हम इम्प्योरिटी ऐड करेंगे अमोनिया। जो इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे उसमें वो प्रोटॉन रिच होना चाहिए, हाइड्रोजन रिच होनी चाहिए, ताकि वो हाइड्रोजन डोनेट कर पाए। दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, ये अपना एक प्रोटॉन या हाइड्रोजन डोनेट कर देगा इसको। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा बताइए? आई एम राइटिंग डाउन द होल थिंग फॉर यू पीपल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। CH2, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इसको ये डोनेट कर देगा, इसलिए ये हो जाएगा CH2। ठीक है, और यहाँ पे CN। क्लियर? और आपको आपका कैटालिस्ट वापस मिल जाएगा NH2, जो शुरू में जिसने पॉलीमराइजेशन शुरू कराया था। कैटालिस्ट एक एनायन NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, कोई भी ऐसी इम्प्योरिटी जिसके पास एक हाइड्रोजन है जो वो डोनेट कर सकता है, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अमोनिया हम लेंगे, अमोनिया हाइड्रोजन डोनेट करेगा, इस तरह से बन जाएगा, पॉलीमर कंप्लीट हो जाएगा और हमें वापस हमारा कैटालिस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से इस पॉलीमराइजेशन को टर्मिनेट करा सकते हैं, अदरवाइज ये टर्मिनेट नहीं होता है। ये एक बहुत ही मजेदार बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आई होप आपको सब समझ में आया है। कैटायनिक मैकेनिज्म पढ़ा हमने, एनायनिक मैकेनिज्म पढ़ा। आई होप कि ये दोनों आपको क्लियर है। Still, if you have any doubt, you can post your doubts in the comment box. And students, if you like the video lessons, the explanation of my channel, do like and subscribe the channel. And yes, please do share it with your friends also. So, see you in the next class. Until then, goodbye. See you.